अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेंगू फ़ीवर के बारे में बात करेंगे। तो डेंगू फ़ीवर का नाम तो आपने सुना ही होगा। पाकिस्तान में अक्सर इसके एपिडेमिक्स भी आते रहे हैं पास्ट में, ख़ास तौर पे लाहौर में और इस पे बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट ने काम भी किया हुआ है। तो डेंगू फ़ीवर जो होता है, वो एक वायरल डिज़ीज़ है, वायरस से होता है, उस वायरस का नाम है डेंगू वायरस और ये मच्छर जो होता है ना, अगर इन्फेक्ट हुआ हो इस वायरस से, तो उसके काटने से ये इंसानों में मुंतकिल हो जाता है। जनरली ये देखा गया है कि जो बारिश वाला मौसम होता है जिसमें जगह-जगह पानी खड़ा हुआ होता है, ठीक है? स्टैग्नेंट वाटर है जो पड़ा हुआ है काफ़ी दिन, मूव नहीं कर रहा, तो वहाँ पे जो मच्छर होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। जो फीमेल जो मच्छर है वो अपने अंडे देती है यहाँ पे और उससे ये होता है कि सारा वायरस फैल जाता है और ज़्यादा मच्छर इन्फेक्टेड जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं और ये बीमारी एक एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये भी देखा गया है कि जब मौसम चेंज हो रहे होते हैं, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी आ रही होती है, तो तब भी ये वायरस जो है वो ज़्यादा स्प्रेड होता है, मच्छरों का सीज़न आ जाता है। तो जो डेंगू का मच्छर होता है, वो एक स्पेशल मच्छर होता है, हर मच्छर डेंगू वायरस नहीं कैरी कर सकता। तो इसका जो मच्छर होता है, उसका प्रॉपर नाम है एडीज़ इजिप्टी मॉस्किटो और इसका जो फीमेल होती है, वो इसको ट्रांसमिट करती है। आम ज़बान में लोगों ने इसका नाम ज़ीब्रा मॉस्किटो भी रखा हुआ है, हालाँकि इसका प्रॉपर नाम नहीं है, लेकिन इसका नाम पड़ गया हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर सफ़ेद स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आपको याद रखने में आसानी होती है, तो आप ये ज़ीब्रा वाली एग्ज़ाम्पल ज़हन में रख सकते हैं। तो जो डेंगू वायरस होता है, उसकी फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4 और ये सब के सब डेंगू फ़ीवर करा सकते हैं। मुख्तसरन अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसमें ये होता है लेट्स अस्यूम कि अगर एक ह्यूमन बीइंग है और वो इन्फेक्टेड है, उसको डेंगू हुआ हुआ है और उसको एक नॉन इन्फेक्टेड मच्छर काट लेता है। तो वो जब काटता है, तो वो उस वायरस को अपने अंदर ले लेता है और फिर वो जो वायरस है, वो अपनी लाइफ़ की कुछ मुद्दत जो है, वो उस मच्छर की बॉडी में पूरी करता है। उसके बाद जब मच्छर अंडे देती है तो वो उस उन अंडों में उनमें से जो मच्छर बनते हैं, उनमें वो ट्रांसफ़र हो चुका होता है और फिर वो जिस-जिस ह्यूमन को काटते हैं, फिर उसके ब्लड में चला जाता है और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो आधा साइकिल मच्छर में और आधा साइकिल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है। इसके सिम्पटम्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन द मेन एंड मोस्ट कॉमन सिम्पटम इज़ अ वेरी हाई फीवर। जनरली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद ये है कि अगर आप इन्फेक्ट हो गए हैं, आपके अंदर वायरस आ गया, तो उसके सिम्पटम्स आने से पहले कोई भी चीज़ ज़ाहिर होने से पहले, इन्फेक्शन से ज़ाहिर होने तक जो टाइम पीरियड होता है, वो इसका डेंगू के केस में 4 से 14 दिन तक हो सकता है और इसमें शुरू में जो सिम्पटम होता है अमूमन वो तेज़ बुखार होता है। 100 से लेकर 105 तक बुखार होता है। और देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों में हेडेक भी होता है, ख़ास तौर पे जो ऐसे फ़ील होता है कि आँखों की बैक साइड के ऊपर ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा बोझ है। फिर उसके अलावा पूरा जिस्म टूट रहा होता है। डेंगू फ़ीवर का दूसरा नाम ब्रेक बोन फ़ीवर भी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी शदीद दर्द होती होगी। पेशेंट्स ऐसे ही कहते हैं जैसे ऐसा लगता है कि सारे हड्डियाँ टूट गई हैं जिस्म की, इस तरह की दर्द है। लोअर बैक में भी दर्द होती है काफ़ी लोगों को। और बहुत ज़्यादा नकाहत होती है, थकावट होती है, बस लेटने का जी चाहता है, कुछ करने का दिल नहीं करता। फिर मुँह का ज़ायका भी कड़वा हो जाता है, चेंज हो जाता है, कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा होता। उसके अलावा ये कि जब आप खा भी लेते हैं तो मैदे की सोज़िश की वज़ह से दिल ख़राब होता है, उल्टी आती है, तो खाना भी प्रॉपर नहीं लिया जा रहा होता। बहुत सारे लोगों में रैश भी आता है। तो जनरली अगर आपको सिंपल डेंगू है, तो यही सिम्पटम्स होते हैं। हाँ, अगर इसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ अगर चले जाएँ, जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो इन दैट केस तो सिम्पटम्स और तरह के होते हैं और वो काफ़ी सीवियर होते हैं। डेंगू का रैश कुछ इस तरह का होता है। तो ड्यूरेशन देख लेते हैं। जनरली अगर आपका डेंगू सिंपल है, फर्स्ट टाइम हुआ है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो 10 दिन के अंदर पेशेंट ठीक होने लग जाता है। तो इसमें ये है कि इस ग्राफ से आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि शुरू में बाइट करता है मच्छर, फिर एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फिर सिम्पटम्स आने शुरू होते हैं। बुखार जो है वो 3-4 दिन रहता है
उसके बाद भी कुछ सिम्पटम्स रहते हैं और फिर आपका पता चलता है कि आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं या वर्स हो रहे हैं, ठीक है? क्रिटिकल फेज़ से गुज़रना होता है। तो ये इसका एक टिपिकल टाइमलाइन है। डाइट में ये है कि डायटीशियन से अगर आप पूछें तो वो ये चीज़ें रिकमेंड करते हैं, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो इसमें ये है कि जो डेंगू का पेशेंट होता है उसको एनकरेज किया जाता है कि वो पपाया ले, फ्रूट्स ले और विटामिन सी ख़ास तौर पे उसकी इनटेक करे। अनार का काली मिर्च के साथ लेना जो है वो भी देखा गया है कि काफ़ी फ़ायदा देता है पेशेंट को। कोकोनट वाटर, मल्टीविटामिन्स, थोड़ी-सी मिकदार में दालचीनी या हल्दी भी मसल पेन्स को हेल्प करती है। दलिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए उनमें ऑयली फूड है, जंक फूड है, कैफ़ीन वाली कोई भी चीज़ जैसे चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स ये नहीं लेनी चाहिए। टमाटर, आलू, प्याज़ और खीरे से भी परहेज़ करें। घर में इसका क्या इलाज हो सकता है? ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना तो होगा तशख़ीस के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपका एक सिंपल केस है तो डॉक्टर आपको यही रिकमेंड करेगा कि आप घर जाके रेस्ट करें, क्योंकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है, इसकी ख़ास कोई दवाई नहीं है, एंटीबायोटिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें यही है कि अगर बुखार हो तो आप बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामॉल ले सकते हैं। अपने स्टमक की सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए आप सॉफ्ट डाइट लें, रेस्ट करें, बहुत ज़्यादा पानी पिएँ, दिल ना भी करे तो पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि डेंगू में बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है और डिहाइड्रेशन का भी रिस्क होता है, तो पानी पीना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि कुछ मैं आपको वार्निंग साइन्स बताऊँगी, अगर वो होता है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, बगैर कोई भी टाइम ज़ाया किए हुए, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको नोट कर लें। सबसे पहले तो ये अच्छा मज़े की बात ये है कि मरीज़ को लगता है कि बुखार अगर ठीक हो गया तो वो ठीक हो गया है। ऐसे नहीं होता, उसके बुखार चंद दिन रहते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी आपकी जो होती है ना एक आज़माइश होती है, आपको देखना पड़ता है कि अब क्या हो रहा है। क्योंकि बुखार सबसाइड होने के बाद ये वाली अलामात आ जाती हैं अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड हो खुदा ना ख़ास्ता। तो सबसे पहले तो ये कि पेशेंट ये भी महसूस कर सकता है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और वॉमिटिंग ऐसी है कि रुक ही नहीं रही, बार-बार हो रही है। फिर ऐसे भी हो सकता है कि मरीज़ ऐसे फ़ील करता है कि उसको चोट तो कोई नहीं लगी, लेकिन पूरे जिस्म पे नील से बन गए हैं जगह-जगह। फिर ये है कि स्टूल में, पेशाब में, वॉमिट में, इवन नाक से भी नकसीर फूटना या गम से ब्लीडिंग होना, कहीं से भी ब्लीडिंग होना जो है, ये भी एक रेड फ्लैग है। फिर अगर पेशेंट महसूस करता है कि उसका पेट फूल रहा है, पेट उसका पहले से बड़ा हो गया है, तो ये भी खतरनाक सी वार्निंग साइन है कि पेट में पानी इकट्ठा हो रहा है। तो इसको भी इग्नोर ना करें। फिर उसके अलावा ये कि अगर आप कोविड वाला फ़ेज़ भी गुज़ार चुके हैं, घर में काफ़ी लोगों के आजकल पल्स ऑक्सीमीटर होता है। तो अगर आप उसको चेक करें और आप देखें आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर कम हो रही है या वैसे भी आपको साँस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। फिर उसके अलावा ये कि आपका फटीग बहुत एक्सट्रीम पे हो गया, आप इरिटेबल हैं और बेचैनी है, तो तब भी आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। अब डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका मुआयना करेंगे, आपको चेक करेंगे। उसके अलावा ये कि ये डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जो डॉक्टर अमूमन ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर ज़रूर सीबीसी ऑर्डर करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको कहते हैं। इसमें डॉक्टर मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें प्लेटलेट्स हैं और व्हाइट सेल्स हैं। अगर ये देखा जाए कि प्लेटलेट्स ड्रॉप हो रहे हैं और व्हाइट सेल काउंट भी ड्रॉप हो रहा है, तो डेंगू सस्पेक्ट किया जाता है। पहले 4 से 5 दिन के अंदर एक टेस्ट है NS1, वो पॉज़िटिव आता है। जब 5 दिन गुज़र जाते हैं तो डेंगू सीरोलॉजी, आईजीएम, आईजीजी भी शामिल हो जाते हैं टेस्ट में। पीसीआर टेस्ट की ऑप्शन भी होती है और बाकी ये है कि सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट देता है डॉक्टर ज़्यादातर। अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपको वही बात है कि जो आपका मसला है उस हिसाब से आपको दवाई मिलेगी। बुखार है तो बुखार की दवाई, उल्टियाँ आती हैं तो उसके लिए उल्टी रोकने के लिए दवाई होती है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो उसके लिए फ्लूइड्स देते हैं। डायग्नोसिस ये है कि समटाइम्स कन्फ्यूज़िंग हो जाता है पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी कि अगर बुखार की आप कंप्लेंट से आए हैं, तो बुखार तो कुछ भी हो सकता है और ख़ास तौर पे अभी जो कोरोना का फ़ेज़ गुज़रा है, तो कोरोना भी तो हो सकता है। तो जनरली ये देखा गया है, अब हर केस में एक जैसे तो नहीं होता, लेकिन क्लासिक अगर एक केस बंदा देखे तो कोरोना में ज़्यादा नुमायाँ जो फ़ीचर होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है? यानी कि गला ख़राब, ज़ुकाम, नज़ला, साँस लेने में मुश्किल, ज़्यादा फ़ोकस इस तरह की कंप्लेंट्स पे होता है। व्हीरेज़ जो डेंगू का फ़ीवर है वो बहुत शदीद होता है, बहुत हाई होता है और इसमें मेन फ़ोकस होता है पूरे जिस्म में दर्द होना, ठीक है?
फिर इसके अलावा ये है कि कुछ लोग इसको मलेरिया के साथ भी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें मच्छर के काटने की भी हिस्ट्री होती है और बुखार भी होता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये हो सकता है हिस्ट्री में कि जो मलेरिया का बुखार होता है ना, वो एक पैटर्न के साथ आता है और उसके साथ सर्दी लगती है, का कँपकपी सी होती है। तो ये एक फ़ीचर है जो मलेरिया के बुखार के बारे में एक डिफरेंट सी बात है। तो ख़ैर सीबीसी सबसे सिंपल और सस्ता टेस्ट है, उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर उसके अलावा ये कि डेंगू एनएस1 एंटीजन और पीसीआर जो होते हैं, ये बहुत एक्यूरेट टेस्ट हैं, एंटीबॉडीज़ भी एक्यूरेट होती हैं। उसके अलावा अगर डॉक्टर ज़रूरी समझे तो आपके लिवर के टेस्ट और भी डिफरेंट टेस्ट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक होता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन खुदा ना खास्ता हो जाए तो अस्पताल वाले एडमिट कर लेते हैं और आपकी रोज़ लैब्स होती हैं, प्लेटलेट्स, हेमाटोक्रिट वगैरह मॉनिटर होता है, ये देखने के लिए कि पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रहा। तो कुछ वर्ड ऑफ एडवाइस मैं देना चाहूँगी इसकी ट्रांसमिशन और वेक्टर कंट्रोल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मच्छर इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से होता है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम नंबर 1 ये कि अपने आप को मच्छर के बाइट करने से बचाएँ और दूसरी बात ये है कि अगर कोई मच्छर इन्फेक्टेड है, तो उसको अंडे देने की अपॉर्च्युनिटी ना मिले। तो उसका हल ये है कि हमने एज़ अ कम्युनिटी काम करना है, हमने एक-दूसरे को एजुकेट करना है और हमने खुद से स्टेप्स लेने हैं इस चीज़ को रोकने के लिए क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ठीक है? आप जिधर भी रहते हैं, वहाँ के लोगों को इसकी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। तो इस पे हम अभी बात करते हैं। वैसे सॉरी कॉम्प्लिकेशंस इसकी जो हैं 2 तरह की हैं। इसमें हेमोरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन और शॉक है। तो हेमोरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है अगर आपकी प्लेटलेट्स बहुत थोड़ी हो जाएँ और अगर ख़ास तौर पे अगर दूसरी या तीसरी दफ़ा डेंगू हुआ हुआ है, तो ये ज़्यादा लाइकली है और इसमें जो है वो बहुत स्केरी सिचुएशन होती है, डिफ़रेंट जगहों से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से, उल्टी में आ सकता है खून, पेशाब में आ सकता है, स्टूल में आ सकता है और वैसे भी अगर ज़रा-सा कट लगा तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही, बहुत ज़्यादा खून जो है वो पतला हुआ होता है। उसके अलावा ये कि शॉक हो सकता है, शॉक की अलामत ये होती है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो इसमें ये है कि एक तो मरीज़ पानी पी भी नहीं रही होता एडेक्वेटली और उसके अलावा ये है कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा होता है। समटाइम्स स्वेलिंग हो रही होती है, पानी जो होता है वो पेट में पड़ रहा होता है और जगहों पे पड़ा होता है। तो उससे भी ये होता है कि जो सर्कुलेशन में जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है और शॉक हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके कुछ पॉपुलर बिलीफ्स हैं डेंगू के बारे में और कुछ गलत बिलीफ्स भी हैं, उनको एड्रेस कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर डेंगू एक दफ़ा हो गया है, तो दोबारा नहीं होगा। वेल अम, डेंगू की जैसे मैंने कहा था 4 टाइप्स हैं। तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप 1 से आपकी इन्फेक्शन हुई है, तो हाँ, आपकी इम्यूनिटी है उसके लिए। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी दफ़ा अगर आपको काटा है, अगर वो कोई और वायरस है की टाइप है, डेंगू वायरस 2 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो तो होगा दोबारा क्योंकि एक टाइप की इम्यूनिटी जो होती है वो आपको बाकी टाइप से नहीं बचाती। यू अंडरस्टैंड? तो डेंगू फीवर जो है वो अगर एक दफ़ा हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। फिर उसके अलावा ये कि कुछ लोग समझते हैं कि किसी भी मच्छर के काटने से होता है। अगेन मैंने आपको बताया था इसका मच्छर ख़ास तरह का होता है, उसपे व्हाइट डॉट्स होते हैं, उसको एडिस इजिप्टी मॉस्किटो कहते हैं। ये उसकी फीमेल वर्ज़न जो होता है उससे उसके काटने से होता है। फिर तीसरा ये कुछ लोगों को लगता है कि डेंगू के मरीज़ के पास नहीं जाना चाहिए, उससे डेंगू हो जाएगा। अगेन डेंगू जो है वो पेशेंट के करीब आने से नहीं फैलता। ये वायरस जो होता है वो मॉस्किटो बाइट से ही ट्रांसफ़र होता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि डेंगू का मच्छर जो होता है वो सिर्फ़ दिन के वक़्त बाइट करता है। अगेन ये भी गलत बात है। दिन और रात का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मच्छर की बाइट मैटर करती है जब भी हो। फिर उसके अलावा ये कि कुछ लोगों का ये बिलीफ़ है कि जो लोग डर्टी एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड इलाके हैं, जो गाँव हैं या जहाँ पे सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, तो उस तरह की जगहों के लोग जो होते हैं उन्हीं को डेंगू होता है। अगेन दैट इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली ट्रू क्योंकि जिधर भी मच्छर है वहाँ पे डेंगू की पॉसिबिलिटी है। तो ये मैटर नहीं करता कि इलाका किस तरह का है। हाँ, आई एम श्योर इस तरह की जगहों पे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी मच्छर के लिए कि वो अपने अंडे दे सके। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर कोई बंदा किसी साफ जगह पे रह रहा है तो उसको डेंगू नहीं हो सकता। उसके अलावा कुछ लोग समझते हैं कि डेंगू लीथल है, इससे डेथ हो सकती है पेशेंट की। हाँ, इट्स पॉसिबल इन द वर्स्ट केस सिनेरियो लेकिन हर डेंगू के केस में ऐसे नहीं होता। ज़्यादातर डेंगू का केस जो होता है वो ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है।
जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग रिकवर कर जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट नेसेसरीली लीथल। तो अब हम प्रिवेंशन पे डिटेल पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अपने आप को मच्छर की बाइट से हम किस तरह बचा सकते हैं। मॉस्पेल खरीदो जी, खुद लगाओ, बाकियों को भी लगाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये कि कोशिश करें कि लॉन्ग स्लीव शर्ट पहना करें, बच्चों को भी जो है शॉर्ट्स के बजाय फुल लेंथ ट्राउज़र पहनाया करें, खुद भी फुल लेंथ जो होता है ना पहना करें ट्राउज़र और सॉक्स और इस तरह की चीज़ें कवर किया करें पूरी स्किन जहाँ तक हो सकता है। उसके अलावा ये कि मॉस्किटो नेट्स होते हैं, बच्चों को ख़ास तौर पे उन पे सुलाया करें। ख़ास तौर पे जब मॉस्किटो सीज़न होता है, आपको पता है कि ज़्यादा मच्छर फैले हुए हैं, तो बी वेरी केयरफुल कि बाइट्स को एज़ मच एज़ पॉसिबल अवॉइड करें। फिर ये कॉइल वगैरह भी मिलते हैं, ये प्लग इन वर्ज़न भी होते हैं, डिफ़रेंट तरीके हैं मॉस्किटोज़ को रिपेल करने के लिए। फिर उसके अलावा ये कि कहीं पे भी आपको नज़र आ रहा है कि स्टैग्नेंट वाटर खड़ा है, अब वो किसी गमले के अंदर भी खड़ा हो सकता है, आपकी टैंकी के ऊपर भी हो सकता है। तो जहाँ पे आप देखते हैं कि इस तरह पानी कलेक्ट हो रहा है और रूटीन में हो रहा है, तो उसको फ़ौरन ख़त्म करें। उसको वाइप करें, उसको ड्राई करें, इस तरह कोशिश करें कि पानी कहीं पे भी इस तरह इकट्ठा ना हो, वरना मच्छर को अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी अपने अंडे देने की। एज़ अ कम्युनिटी इस चीज़ को एड्रेस करें, एक-दूसरे को समझाएँ कि डेंगू से हम अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। एज़ अ कम्युनिटी इसको टैकल करें तो ये बहुत ईज़िली काबू में आ जाता है, ठीक है? तो इसका ये कि वक़्त टाइम पे इसकी इंटरवेंशन अगर कर लें तो बहुत फ़ायदा हो जाता है क्योंकि एज़ यू नो कि एक मच्छर जो होता है ना वो 1000 अंडे देता है और फिर वो 1000 बड़े होके और 1000 अंडे देंगे तो ये शदीद मल्टीप्लिकेशन का पोटेंशियल है। तो आप जितना भी करेंगे आप बहुत ज़्यादा इसका बर्डन और लोड कम कर देंगे बीमारी का, तो अपनी कंट्रीब्यूशन को कम ना समझें, ये बहुत बड़ा रोल आप प्ले कर सकते हैं इसको। उसके अलावा कंक्लूजन यही है कि डेंगू जो होता है ये एक वर्ल्ड वाइड थ्रेट है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत सारे ममालिक इसको फ़ेस कर रहे हैं, अभी तक इसको नहीं ख़त्म कर पाए और इसका यही इलाज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको समझाया जाए कि किस तरह फैलता है और इसको हम किस तरह रोक सकते हैं और अगर कोई ऐसा किसी को डेंगू हो गया है, तो उसको हम किस तरह अप्रोच करें, क्या वार्निंग साइन्स हैं और इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसकी रिकवरी कब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैलाना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इस बीमारी के बारे में। उम्मीद है आपने कुछ सीखा, आपको फ़ायदा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फ़ॉलो करें। इंशाल्लाह दोबारा एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।